आइए साथियों, हम पढ़ रहे थे स्वर संधि। स्वर संधि के भेद हमने जाने। स्वर संधि का अभिप्राय हमने जाना कि जहाँ पर दो स्वरों का मेल होता है वहाँ पर स्वर संधि होती है। दो स्वरों का मेल कहाँ पर होता है? वो होता है जब संधि में दो पद आपस में मिलते हैं, समीप आते हैं, तब यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर होना चाहिए। जब ये दोनों मिलते हैं तब स्वर संधि होती है। अब हम बात करते हैं दीर्घ संधि की, जिसे संस्कृत में सवर्ण दीर्घ संधि भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसको पढ़ने से पहले अब हमारे मन में ये जिज्ञासा हो रही है कि दीर्घ संधि क्या है, यानी दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है, दीर्घ संधि किस कंडीशन में होगी, प्रथम पद का अंतिम पद क्या होगा, अंतिम वर्ण क्या होगा, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या होगा, क्या वहाँ पर परिस्थिति होगी जब शब्द में विकार आएगा। तो यहाँ पर नाम से स्पष्ट है कि दीर्घ संधि। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि दीर्घ संधि में स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो दीर्घ से अभिप्राय यहाँ पर होगा दीर्घ स्वरा। तो दीर्घ स्वराः के, यानी दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो आप जानते हैं, बताएंगे? बिल्कुल आप सोचिए। हाँ, मैं बताता हूं आपको। यहाँ पर भी आ, ई, उ, री, ये चार वर्ण दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन्हीं का इस संधि में प्रयोग होगा, यहीं पर परिवर्तन होगा और परिवर्तन के रूप में हमारे को इन चारों वर्णों को ही रखना है। तो आइए इन वर्णों को कैसे रखेंगे, किस प्रकार से ये प्रक्रिया होगी, इस प्रक्रिया को हम आइए विस्तार से जानते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप जब भी वीडियो देखें तब एक कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठें, जिससे कुछ ना कुछ आप नोट करते रहें, जिससे कि आप अभ्यास करते रहें, उससे आपको समझने में आता रहेगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि आपके सामने कुछ वर्ण हैं, इन वर्णों के योग से आपको शब्दों का निर्माण करना है। तो देखते हैं, सबसे पहला वर्ण विच्छेद है। अलग अलग वर्ण लिखे हैं, इन सभी वर्णों को मिलाकर हमारे को एक शब्द बनाना है। तो है वर्ण विच्छेद आपके सामने है, र प्लस आ प्लस म प्लस अ। अब इनको हम मिलाते हैं, तो मिलाने पर आएगा, इनको हम जब संयोजन करेंगे तो र धन आ, ये दोनों मिलकर बनेंगे रा, म और अ मिलकर बनेगा म। इस प्रकार से शब्द का निर्माण हुआ राम। आइए दूसरा शब्द देखते हैं, उसका वर्ण विच्छेद देखते हैं और उस वर्ण विच्छेद को आप मिलाइए और कौन सा शब्द बनता है ये आप देखिए। ग प्लस ओ प्लस प प्लस आ प्लस ल प्लस अ। अब इनको हम मिलाते हैं तो ग प्लस ओ गो, प प्लस आ पा, ल प्लस अ ल गोपाल। तो ये आपने इन वर्णों के द्वारा शब्द का निर्माण किया। आइए एवमेव अधोलिखितान् वर्णान् योजित्वा शब्द निर्माणं करोतु। अब आप जो नीचे आपको कुछ वर्ण दिखाई देंगे, इन वर्णों को मिलाकर आपको शब्द निर्माण करना है। जैसे देखिए, वर्ण है आपके पास देवधन आलयः, रामधन आलयः। तो अब हमारे पास पहला शब्द है, देव शब्द में अंतिम वर्ण क्या है? हमारा आपसे यहाँ प्रश्न है कि देव शब्द में अंतिम वर्ण क्या है। तो आइए हम देव शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं, जिससे हमारे को स्वतंत्र रूप से अंतिम पद मिल जाएगा। यहाँ पर वर्ण विच्छेद का अभिप्राय इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि आपको अंतिम जो वर्ण होगा उसका स्वतंत्र वर्ण आपको निकालना है, और वैसे ही दूसरे पद का जो प्रथम स्वतंत्र वर्ण है उसे आपको निकालना है।
इस प्रकार से आप यहाँ पर वर्ण विच्छेद की प्रक्रिया पहले आप कागज पेन से करें, उसके बाद ये आपकी मानसिकता में अपने आप शब्द को देखते ही वर्ण विच्छेद कर देंगे। ऐसा अभ्यास आपका हो जाएगा। लेकिन यदि आप प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थी हैं तो आपको निश्चित रूप से बार बार शब्दों का वर्ण विच्छेद करना चाहिए। जो भी नया शब्द मिला उसका वर्ण विच्छेद कर दिया, जो भी नया शब्द मिला उसका वर्ण विच्छेद कर दिया। इस प्रकार से आपने 200, 500, 1000 शब्दों का वर्ण विच्छेद कर दिया तो आप आजीवन इस भाषा के खिलाड़ी हो जाएंगे। आप वर्णों के विच्छेद करने से आपको बहुत सी चीजें समझने में आने लगेगी। तो आइए अब हम देखते हैं हमारा जो शब्द था देव रामधन आलयः, देवधन आलयः। तो सबसे पहले हम देव शब्द में अंतिम वर्ण क्या है यह ढूंढ रहे थे। तो देव शब्द का हम वर्ण विच्छेद करेंगे। तो देव का वर्ण विच्छेद करने पर आएगा द प्लस ए प्लस व प्लस अ। तो यहां पर अंतिम वर्ण क्या है, यहां पर अंतिम वर्ण है, यहां पर अंतिम वर्ण है अ। फिर हमने जो दूसरा शब्द लिया था वो था रामालय, रामधन आलय। तो राम में अंतिम वर्ण क्या है, तो इसका भी उसी प्रकार वर्ण विच्छेद करेंगे। ये हमने अभी पहले प्रथम नंबर पर इसी को किया था। फिर दोबारा करते हैं र धन आ प्लस म प्लस अ। तो यहां पर भी अंतिम वर्ण हमारे सामने क्या निकल कर आया अ। अब इसी प्रकार हमारा जो द्वितीय पद है इन दोनों पदों में वो समान है, वह है आलयः। अब हम आलयः शब्द में प्रथम वर्ण क्या है ये आपको बताना है। आलयः शब्द में प्रथम वर्ण क्या है, तो हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं और पता करते हैं। आ धन ल प्लस आ प्लस य प्लस अ। तो यहां पर प्रथम वर्ण जो है शब्द में, आलय शब्द में, वह है आ। तो आपने इनका वर्ण विच्छेद किया और यह देखा। तो इनका वर्ण विच्छेद करने पर हमारे सामने आया जो सबसे पहला शब्द था वह था देवधन आलयः। तो देवधन आलय में हमने देखा कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ था और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आ था। अब इन दोनों यानी प्रथम और अंतिम पद दोनों को मिलाने पर अ और आ को मिलाने पर दीर्घ करना है। तो यहाँ पर दीर्घ है आ, यानी हमने 4 दीर्घ देखे, आ ई उ री, यानी परिणाम स्वरूप में हमारे को दीर्घ करना है। तो यहाँ पर होगा आ, यानी अ और आ के स्थान पर मिलाकर आ हो जाएगा। तो ये शब्द बन गया देवालयः। उसी प्रकार रामालय में देखेंगे तो राम अंतिम पद अ था और आलयः प्रथम पद द्वितीय का आ था। दोनों को मिलाने पर जो संधि में परिवर्तन हुआ, जो स्वर में परिवर्तन हुआ, वो अ आ के स्थान पर केवल आ ही रह गया और रामालय ऐसा शब्द बन गया। तो इन उदाहरणों के परिशीलन से आपको ज्ञात हुआ कि परिवर्तन रूप में हमारे को दीर्घ वर्ण ही होता है। इसी कारण से इसे दीर्घ संधि कहते हैं। क्योंकि जब, अब इसको परिभाषा के रूप में आप ऐसा देख सकते हैं कि जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आवे तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। अब वो कैसे होगा, यहाँ पर 4 स्थितियां होती है। वो किस प्रकार से होती है देखिए। पूर्व पद का अंतिम स्वर और उत्तर पद का प्रथम स्वर और संधि स्वर। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे समझेंगे कि यहाँ 4 स्थितियां कैसे होगी, क्योंकि 4 ही दीर्घ वर्ण होने हैं। तो वो किस प्रकार से होगी देखिए। अ आ प्रथम पद में रहेगा अंतिम वर्ण, फिर उत्तर पद यानी जो दूसरा पद रहेगा उसका प्रथम वर्ण होगा अ आ। इन दोनों के आगे पीछे कैसे भी होंगे तो संधि जो हमारे को स्वर प्राप्त होगा वह होगा आ। एक परिस्थिति तो ये। दूसरी परिस्थिति हमारे को इस संधि में होगी, यानी इस संधि में 4 परिस्थितियां होगी जिसमें से प्रथम मैंने आपको बताई। अब दूसरी बता रहा हूं। ई, छोटी ई या बड़ी ई, ह्रस्व ई या दीर्घ ई, प्लस
दूसरा पद का प्रथम वर्ण होगा ह्रस्व ई या दीर्घ ई, यानी छोटी ई या बड़ी ई। इसी के परिणाम में हमारे को संधि स्वर प्राप्त होगा दीर्घ ई, यानी कुछ भी हो उत्तर हमारे को संधि का जो परिवर्तन होगा वो दीर्घ स्वर ही मिलेगा। तीसरी स्थिति है यहाँ पर ऊ ऊ, यानी या तो ह्रस्व ऊ हो या दीर्घ ऊ हो पहले, या दीर्घ ऊ हो या ह्रस्व ऊ हो। वैसे ही दूसरे पद का पहला वर्ण ऊ ऊ, दोनों में से एक होगा तो परिवर्तन के रूप में हमारे को संधि स्वर जो मिलेगा वह मिलेगा दीर्घ ऊ। फिर है चौथी इस कंडीशन यहाँ पर री धन री, ये मिलेगी री री मिलाकर री। इस प्रकार से यहाँ पर ये चार परिस्थितियां रहने वाली है। अब इन चारों परिस्थितियों को मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि वो किस प्रकार से होगी। हम इनकी चारों परिस्थितियों के एक एक उदाहरण के द्वारा हम इनको यहाँ पर समझते हैं। आइए आप मेरे साथ इनका अभ्यास कीजिए। तो पहले दीर्घ संधि प्रथम चरण, यानी प्रथम पद का अंतिम स्वर और उत्तर पद का पूर्व स्वर दोनों मिलकर संधि स्वर का निर्माण करते हैं, नए शब्द को जन्म देते हैं। तो आइए, जो पहली कंडीशन थी हमारी वो थी अ प्लस अ मिलकर आ होंगे, यानी प्रथम पद का अंतिम स्वर अ होगा और वहीं पर दूसरे पद का पहला स्वर यदि अ होगा तो दोनों मिलकर आ होंगे। वैसे ही इसी में अ प्रथम पद का अंतिम स्वर अ होगा और द्वितीय पद का प्रथम स्वर आ होगा तो परिणाम स्वरूप में आ होगा। उसी प्रकार प्रथम पद का अंतिम स्वर आ होगा और उत्तर पद का प्रथम स्वर अ होगा तो भी परिवर्तन के रूप में आ मिलेगा। फिर उसी प्रकार तीसरा पद होगा चौथे पद में प्रथम पद का अंतिम स्वर आ होगा और उत्तर पद का प्रथम स्वर आ होगा तो परिणाम स्वरूप में हमारे को आ मिलेगा। यानी अभिप्राय यह है, होना क्या है यहाँ पर आ, यहाँ पर होगा क्या, आ होगा। ये आपको याद रखना है क्योंकि पहला दीर्घ स्वर भी हमने 4 बताए, तो उस 4 में से आ होने में ये 4 परिस्थितियां आपको यहाँ पर दिखेगी। प्रथम पद का अंतिम स्वर और उत्तर पद का प्रथम स्वर में कौन कौन सा स्वर रहेगा, लेकिन आ कुछ भी रहे, लेकिन परिणाम रूप में संधि स्वर तो हमारे को आ ही प्राप्त होने वाला है, जो दीर्घ वर्ण है, इसीलिए इसे दीर्घ संधि भी कहा जाता है। इसी प्रकार दूसरा जो हमारा दीर्घ वर्ण था वह था ई। अब इस ई के होने में कितने प्रकार की प्रक्रिया होगी वो हम इसे आसानी से सरलता से समझ सकते हैं। जैसे आपने अ के बारे में देखा, वैसे ही प्रथम पद का अंतिम स्वर ई, ह्रस्व ई, और उत्तर पद का प्रथम स्वर ह्रस्व ई होगा तो परिणाम में हमारे को ई दीर्घ ई प्राप्त होगा। उसी प्रकार ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई के मिलने पर दीर्घ ई संधि के रूप में प्राप्त होगा। उसी प्रकार दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई के मिलने पर परिणाम स्वरूप में दीर्घ ई प्राप्त होगा। उसी प्रकार दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई दोनों के मिलने पर भी ई ही प्राप्त होगा। तो यह आपने दूसरी कंडीशन देखी। फिर यहीं पर हम तीसरी कंडीशन इनकी देखते हैं। तीसरा जो हमारा दीर्घ स्वर था वह था ऊ। अब ऊ में भी यही होगा, प्रथम पद का अंतिम स्वर ऊ होगा और उत्तर पद का पूर्व स्वर यानी प्रथम स्वर वह ऊ होगा। ह्रस्व ऊ दोनों होंगे तो मिलने पर संधि स्वर बनेगा ऊ, दीर्घ ऊ। उसी प्रकार इसी में दूसरी परिस्थिति बनेगी ऊ प्लस दीर्घ ऊ, ये मिलकर बनेंगे दीर्घ ऊ। उसी प्रकार तीसरी परिस्थिति होगी दीर्घ ऊ, प्रथम पद का अंतिम स्वर होगा और ह्रस्व ऊ उत्तर पद का प्रथम स्वर होगा। परिणाम स्वरूप में ऊ ऐसा हमारे को मिलेगा। फिर है ऊ प्लस ऊ, ये मिलकर भी बनेंगे ऊ। इसी प्रकार चौथी स्थिति है ऋकार की। यहाँ पर भी प्रथम पद का अंतिम स्वर री होगा प्लस री होगा तो संधि स्वर होगा री।
इसी प्रकार री 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 बनेगा, फिर ह्रस्व ई दीर्घ री मिलकर री बनेंगे, उसी प्रकार दीर्घ री और ह्रस्व री बनकर री बनेंगे। तो ये चारों परिस्थितियां यहाँ पर हमारे को देखने को मिलेगी। तो आइए अब हम इनका एक एक करके यहाँ पर वर्ण संधि करते हैं और संधि विच्छेद को समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे सामने था वह था आ को लेकर जो परिवर्तन होता है, जो आ दीर्घ संधि होती है, उसके कुछ उदाहरण को हम यहाँ पर आपके सामने स्पष्ट करते हैं। उदाहरण से आप स्पष्ट समझेंगे। देखिए, पहला पद है आपके पास शुभारंभ। अब यहाँ पर प्रथम पद है शुभ, द्वितीय पद है आरंभ। अब इसमें शुभ में आपको हमारे को क्या देखना है कि प्रथम पद का अंतिम स्वर क्या है। तो हम इसका शुभ का यदि वर्ण विच्छेद करेंगे, श प्लस उ प्लस भ प्लस अ, तो यानी हमारे पास अंतिम स्वर हुआ अ। उसी प्रकार उत्तर पद का प्रथम स्वर हमारे को यहाँ पर देखना है। तो आरंभ जो है, तो हम इसका विच्छेद करेंगे तो हमें पता चलेगा आ र प्लस ए प्लस मैं प्लस भ प्लस ए। तो यहाँ पर प्रथम पद है आ, यानी ए आ मिलाकर क्या बनेंगे आ। तो क्या हो जाएगा शुभारंभ, शुभ धन आरंभ, शुभारंभ। ये शुभारंभ है आपका यहाँ पर स्पष्ट हुआ। देखिए दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं यहीं पर। ये तो था ए आ को मिलाकर, ये जो आपने किया ए आ को मिलाकर आ हुआ। अब आप इसी प्रकार आ और ए को मिलाकर आ करने का उदाहरण हम देखते हैं। हमारे सामने पद है रत्नाकार, रत्नाकार। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रथम पद का जो अंतिम स्वर है, ये पहले हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। तो संधि विच्छेद करने पर हमारे को मिलता है रत्न धन आकार है। अब इस रत्न धन आकार है, इस संधि विच्छेद का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो प्रथम पद का जो अंतिम स्वर है वो मिलेगा हमारे को अ। वो कैसे मिलेगा? वर्ण विच्छेद आप करें, र प्लस अ प्लस त प्लस न प्लस अ। तो प्रथम पद का जो अंतिम स्वर है वह अ। दूसरा पद है आकार, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो पता चलेगा आ प्लस क प्लस अ प्लस र प्लस अ। तो यहाँ पर प्रथम पद है आ, यानी रत्न धन आकार रत्नाकार। ये यहाँ पर इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। फिर हम और भी उदाहरण यहाँ पर कर सकते हैं, और भी उदाहरण हमारे पास है। तो आइए देखते हैं। आप उदाहरण देखिए। उदाहरण है हमारे पास विद्यार्थिनी, विद्या धन अर्थिनी। इस पद को हम मिलाते हैं। तो आइए देखते हैं। विद्या प्रथम पद है, द्वितीय पद है हमारे पास अर्थिनी। तो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है उसे हम देखेंगे। प्रथम पद का अंतिम वर्ण है हमारे पास आ और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है अ, यानी आ अ मिलकर क्या बने आ। इसी प्रकार आपको अन्य उदाहरणों को भी जानना है। आ मिलकर आ बनते हैं। इसका भी एक उदाहरण आपको बता देता हूँ। हमारे पास दो पद हैं, सदा प्लस आनंद है। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्रथम पद का जो अंतिम स्वर है वह है आ। यदि हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे सदा का तो पता चलेगा स धन अ प्लस द प्लस आ। वैसे ही आनंद है का करेंगे तो आ प्लस न प्लस अ प्लस न प्लस द प्लस अ। तो अब इनका हम देखेंगे। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है आ और प्रथम पद का अंतिम वर्ण है आ मिलाकर होंगे आ। ये हो गया सदानंद है। इसी प्रकार और भी उदाहरण हो सकते हैं। अमितानंद है, सत्याग्रह, आनंदावसर है, गंगावतरणम, शिष्टाचार है, शुभारंभ है, पद्मासनम, भ्रष्टाचार है, शशांक है। इस प्रकार अन्य कई उदाहरण हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब आइए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। हमारे पास दूसरा जो स्वर था
आ के बाद वो था ई। ई के कुछ उदाहरण से हम यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास शब्द है अति धन ईव। अब प्रथम पद है अति, द्वितीय पद है ईव। तो अब हम इनका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमारे को पता चलेगा अ प्लस त प्लस ह्रस्व ई प्लस ईव। द्वितीय पद का वर्ण विच्छेद करेंगे तो ई ह्रस्व ई प्लस व प्लस अ। अब हमारे को क्या चाहिए, प्रथम पद का अंतिम स्वर क्या है। तो अंतिम स्वर है हमारे पास त प्लस ह्रस्व ई। तो ह्रस्व ई हमारा अंतिम स्वर है और द्वितीय पद का प्रथम जो स्वर है वह है ह्रस्व ई, यानी दोनों ह्रस्व ई मिलकर दीर्घ ई बनेंगे और अति धन ईव मिलकर अतीव ऐसा शब्द का निर्माण करेंगे। तो आइए हम और उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि दूसरा पद देखते हैं जहां पर भवानी धन ईशः ये पद है। यहाँ पर प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वह है दीर्घ ई और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है वह है दीर्घ ई, यानी यहाँ पर दोनों पद दीर्घ है और ये मिलकर भी दीर्घ ही होंगे। यदि हम भवानी का वर्ण विच्छेद करें तो भ प्लस आ, अ प्लस व प्लस आ प्लस न प्लस दीर्घ ई, ये तो हुआ भवानी का वर्ण विच्छेद। फिर इसका करेंगे तो दीर्घ ई प्लस श प्लस अ। इस प्रकार से हमारे को यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वह ई और द्वितीय पद का जो अंतिम वर्ण है वह है ई। तो यहाँ पर हो गया भवानीशः, ई मिलकर ई और हो गया भवानीशः। ठीक है, फिर हम तीसरा उदाहरण यहाँ पर देखते हैं भगवती प्लस इति। अब यहाँ पर प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वह है दीर्घ ई और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है, प्रथम स्वर है वह है ह्रस्व ई। तो आइए पहले भगवती ई प्लस इति का मिलाते हैं तो पद बनेगा भगवती इति। आइए अब हम तीसरी जो हमारी कंडीशन थी वह थी ऊ को लेकर, उसके भी हम कुछ उदाहरण से यहाँ पर आपको स्पष्ट करते हैं। तो देखिए उदाहरण है वर्ण विच्छेद, संधि पद है, संधि विच्छेद है साधु प्लस उक्ति ही। अब यहाँ पर हम प्रथम शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं, प्रथम पद का स प्लस आ प्लस ध प्लस ऊ कौन सा, ह्रस्व ऊ, क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा है तो ऊ भी छोटा ही होने वाला है, ह्रस्व ऊ ही रहने वाला है ऊ। उक्ति का करेंगे ऊ प्लस क फिर ती। इस प्रकार से यह वर्ण विच्छेद होगा। तो द्वितीय पद का जो प्रथम स्वर है वह है छोटा ऊ और प्रथम पद का जो अंतिम स्वर है वह है बड़ा ऊ, दोनों मिलकर परिवर्तन करेंगे दीर्घ ऊ का, दीर्घ ऊ। तो यहाँ पर हो जाएगा साधु ती। इस प्रकार से ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं। फिर आगे हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। हमारे पास दो पद हैं लघु प्लस उर्मी। अब इसका हम वर्ण विच्छेद करते हैं पहले वाले वर्ण का। तो इसका वर्ण विच्छेद करने पर ल प्लस अ प्लस घ प्लस ऊ है ह्रस्व छोटा वाला। तो यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या हो गया ऊ, प्रथम पद का अंतिम वर्ण हो गया ऊ। इसी प्रकार द्वितीय पद का हम विच्छेद करते हैं तो ऊ दीर्घ ऊ प्लस म प्लस र प्लस मी ई, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर जो प्रथम वर्ण है द्वितीय पद का वह है ऊ दीर्घ ऊ, दोनों को मिलाएंगे तो ऊ को मिलाकर हमारे को प्राप्त होगा केवल एक वर्ण ऊ। तो यहाँ हो जाएगा लघुर्मी। इस प्रकार से आपने ये उदाहरणों को देखा। आइए अब हम ऋकार के उदाहरणों को देखते हैं। ऋकार में है हमारे पास दो पद हैं पितृधन ऋणम, पितृधन ऋणम। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण है वह ऋकार है और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है वह ऋकार है, दोनों को मिलाकर री दीर्घ री प्राप्त होगा और संधि होने पर पितृ ऋणम बनेगा। इसी प्रकार पितृशब्द, भ्रातृशब्द,
आप इनका निर्माण कर सकते हैं। एक और उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूँ। मातृधि, मातृधन रिधि ही ये पद है। तो प्रथम पद का हम यदि वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें पता चलेगा मैं प्लस आ प्लस त प्लस री। द्वितीय पद का वर्ण विच्छेद करेंगे तो री प्लस द प्लस ह्रस्व ई। तो यहाँ पर प्रथम पद का अंतिम स्वर है री और द्वितीय पद का अंतिम स्वर है, प्रथम स्वर है री। दोनों को मिलाने पर एक ही आदेश होगा, वह होगा री। तो यहाँ पर शब्द बनेगा मातृधि ही। इस प्रकार से आपने यहाँ पर इन सभी वर्णों को उदाहरण के साथ स्पष्ट किया। तो जहाँ जहाँ दीर्घ वर्ण है वहाँ सभी जगह दीर्घ संधि होती है, यह हमने देखा। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ दीर्घ वर्ण है वहाँ सभी जगह दीर्घ संधि नहीं होती है, ऐसा भी जानना चाहिए। बहुत सारे हमारे विद्यार्थी हैं जो कहीं पर भी दीर्घ स्वर देखते हैं, यानी कहीं पर भी आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ देखा और उसका वर्ण विच्छेद कर दिया। ऐसा भी नहीं है। कुछ जहाँ पर सार्थक शब्द होते हैं वहीं पर यह संधि होती है, जहाँ पर अर्थयुक्त पद नहीं होता है वहाँ पर संधि नहीं होती है। जैसे मान लीजिए एक शब्द है कपाटिका। अब यहाँ पर पा में दीर्घ स्वर नजर आ रहा है, तो यदि संधि विच्छेद करने के लिए कहा जाए इस पद में से इन पदों में संधि विच्छेद कीजिए, तो सब कपाटिका का भी संधि विच्छेद कर देंगे और संधि विच्छेद में लिखेंगे कप धन आटिका। तो ये गलत है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं शरीरम। तो यहाँ पर दीर्घ ई आ रहा है री में, तो आप ऐसा ना सोचें कि यहाँ दीर्घ संधि है, क्योंकि ये कोई सार्थक पद नहीं है। तो सरी धन ईरम, तो ये गलत होगा। यानी जहाँ पर अर्थयुक्त पद होता है उसी स्थल पर ही पद विभाग होता है। तो आपने आज के इस वीडियो में जाना कि दीर्घ संधि में क्या होता है। दीर्घ संधि में आकार होता है। कैसे? शिष्टाचार, क्रोधाग्नि, सत्याग्रह, परमार्थः। और क्या होता है दीर्घ संधि में? दूसरा ईकार होता है। रविंद्रः, पार्वतीशः, गोरिंद्रः। और क्या होता है दीर्घ संधि में? ऊकार होता है। कैसे होता है? सुक्तम, गुरुपदेशः, शिशुपहारः, वदुक्तिः। और क्या होता है दीर्घ संधि में? आपने जो इस वीडियो में जाना वो जाना कि रीकार होता है। कैसे? पितृणम, मातृधि, भ्रातृशम, होत्रत्विक। इस प्रकार से आपने आज दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा, दीर्घ संधि के उदाहरणों को पढ़ा। आप अन्य पुस्तकों में भी दीर्घ संधि के उदाहरणों का परिशीलन करें, उन्हें देखें। जो भी शब्द मिलता है उसका वर्ण विच्छेद करें। निश्चित रूप से आप संधि में पारंगत हो जाएंगे। फिर मिलेंगे आगे वाले वीडियो में। भारत माता की जय। वंदे मातरम।